हाँ जी। हमने कल इलास्टिसिटी तक डाउट सेशन क्लियर कर लिया था। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड कार्डिनल अप्रोच। हाँ जी। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? मैम कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਚॉइस ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਜਰਸ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। हाँ जी, ये ਤੁਸੀਂ कार्डिनल अप्रोच ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਪਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? व्हाट इज प्राइस कीपिंग? ਮੈਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਪਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक ਸਪੋਜ਼ है। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਦਾ ਫਿਰ 2 ਮੰਥ ਜਾਂ 3 ਮੰਥ ਜਾਂ 5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी को मेजर्स करना है कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? फॉर ए कॉफी एडिक्ट, यूटिलिटी ऑफ 100 यूटिल्स टू वर्ड अ कप ऑफ cappuccino is twice as drive as a cup of tea with a utility level of 50 यूनिट्स। ठीक है, कोई कॉफी एडिक्टेड है, ठीक है, उसने कॉफी पीनी है, तो उसके लिए जो कैपुचिनो है उसके 2 कप लगते हैं 100 यूटिल्स को पूरे करने के लिए। ठीक है, और उसी के ऑपोजिट अगर वो चाय पीता है तो उसको कितने यूनिट्स मिलते हैं, कितनी यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन 50। मिलती है? दैट इज 50। 2 कप से कॉफी के उसको 100 सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वही 2 कप चाय के उसको 50 50 यूटिल्स मिलते हैं। कार्डिनल अप्रोच जो है वो यूटिलिटी से डिफाइन की जाती है। ठीक है, यूटिलिटी शो करनी होती है इसमें। ये देखो, ये यूटिलिटी है कि आफ्टर सम टाइम मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी हमारी? डिक्रीज होगी, देन मूव टू द नेगेटिव। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये नहीं बट मैम मेरे को आता। equal marginal utility is the extension to the law of diminishing marginal utility. The principle of equi-marginal utility explain the behavior of a consumer in distribution has limited income among various goods and services. This law states that how a consumer allocate his money income between various goods as to obtain maximum satisfaction. इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या है? एक कस्टमर, एक पर्सन क्या करता है? अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए अलग अलग यूनिट खरीदने लगता है। एक यूनिट की जगह वो अलग अलग यूनिट खरीदता है, बट उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है? इक्वली मिलती है। कंज्यूमर वुड maximize his utility if he allocate his expenses on various goods। एक गुड्स ना खरीद के वो क्या कर रहा है? 2-3 गुड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और जिससे उसको क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ना ऑर्डिनल अप्रोच आ गई। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? मैम ऑर्डिनल अप्रोच में रैंक्स के हिसाब से मतलब हम कर सकते हैं इसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ जी, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम रैंक दे देते हैं। रैंक के अकॉर्डिंग इनको हम डिफाइन करते हैं।
देन प्रोडक्शन थ्योरी, व्हाट इज प्रोडक्शन थ्योरी? प्रोडक्शन ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ बना के। डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट लगा के हम अपना आउटपुट चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट रिसीव हो रहा है। हाँ जी। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? ये इनपुट मतलब लगा के इनपुट ਤੇ आउटपुट ਦੇ फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। आउटपुट निकालते हैं इनपुट के फंक्शंस लगा के। ठीक है, ये आउटपुट हम डिफाइन कर रहे हैं, ये इनपुट के फंक्शन हम लगा रहे ਮੈਮ ਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ? हैं। नहीं। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ इजी ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। इजी आएगा एग्जाम, वो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਚਾਰजेस ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ मिल ਰਿਹਾ ਵਾ। नहीं, इक्विलिब्रियम कैसे बना फिर? वो इक्वल होना चाहिए ना। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ जब वो यूनिट्स लगा रहा है, अगर वो 50 कोस्ट लगा रहा है तो उसको जो है उसका रिटर्न भी सिर्फ 50 ही मिल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके। अच्छा, उसमें सरप्लस में आ गया ये हाँ। प्रोड्यूसर सरप्लस और हाँ, प्रोड्यूसर वो सरप्लस, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस है, इक्विलिब्रियम में उसको बराबर पे मिलेगा। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल, तो इसमें इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? जब वो कम लगा रहा है, अमाउंट कम लगा रहा है, यानी कि उसने इनपुट दिया 30 और उसको आउटपुट हुआ 50, तो वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जब भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, सॉरी, कंज्यूमर का सरप्लस, जब भी कंज्यूमर का सरप्लस, सॉरी, प्रोड्यूसर का सरप्लस, जब भी प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा तो कंज्यूमर का लॉस होगा, और जब भी कंज्यूमर का सरप्लस होगा तो प्रोड्यूसर का लॉस होगा। ठीक है। ठीक है मैम। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ऑपोजिट है ना कंज्यूमर के। कंज्यूमर से वो पैसे लेना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा ही लेना चाहेगा। तो इसलिए अगर हम्म, कंज्यूमर को सरप्लस हो रहा है तो प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, और अगर प्रोड्यूसर को सरप्लस हो रहा है तो कंज्यूमर को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है? चलो प्रोडक्शन इनपुट्स ਤੇ ਮੈਮ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। शॉर्ट टर्म में क्या करें? इनपुट्स क्या है? शॉर्ट फिक्स है। ठीक है, सिर्फ हम लेबर को अपना जो है उसको डिफर कर सकते हैं, और लेबर के ऊपर नीचे होने से हमारे आउटपुट पे जो भी चेंज आ रहा है वो हमारा लॉ ऑफ लॉ। प्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ प्रोडक्शन में लेबर का काम है, लेबर का रोल है। उसमें प्राइस होता है, इसमें लेबर। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये तो पता ही है कि सारे फैक्टर क्या है? वेरिएबल है। इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल डिमिनिशिंग ते कांस्टेंट। हम्म। इसमें अगर इनपुट अगर बढ़ाएंगे मतलब थोड़ी बढ़ाते हैं तो आउटपुट जो हमें ट्रिपल होती है, अगर कांस्टेंट रखते हैं तो उतनी आती है, अगर कम मतलब फिर भी घटाते हैं तो वो कम आती है, वो डिक्रीजिंग में आ गया। हम्म। देन कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट को कौन सी होती है? मैम मैंने ना इसकी टाइप्स कोस्ट की ना जीबीटी से पढ़ा था, ये वाली कोस्ट नहीं की मैंने। अच्छा, कौन सी की है?
उसमें वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, मतलब संक कॉस्ट है, मार्जिन कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट है, ड्राइव्ड कॉस्ट है। क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट? मैम जो मतलब कंज्यूमर अपने डायरेक्ट अपनी वांट्स को पूरे करने के लिए डायरेक्ट मतलब कॉस्ट लगा देता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? ये नहीं पता मैम मेरे को। देखो जरा नेट पे, व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट को एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट है जो एक्चुअल में इंकर की जा रही है फर्म के द्वारा, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शो की जाएगी। मैम इसमें बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द मनी ए बिजनेस एक्चुअली स्पेंड ऑन थिंग्स लाइक रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल। दिस ठीक कॉस्ट है। आर क्लियरली रिकॉर्डेड। वो सारे एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में पेड किए जा रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। उसी के ऑपोजिट इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड, वो अकाउंट में शो ही नहीं की जा सकती। एक्सप्लिसिट शो की जा सकती है, इम्प्लिसिट शो नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो पता ही नहीं है कि इसके साथ हो गई है। ठीक है मैम। देन फाइंड आउट करो सब कॉस्ट। संक कॉस्ट पढ़ा था मैंने। क्या है? क्या मैसेज? क्या है? सॉन्ग कोस्ट पढ़ लिया, क्या है? हाँ जी, व्हाट इज सॉन्ग कोस्ट? मिल गया, हो गया मैम क्लियर? दस। हाँ जी, संक ਕੋਸਟ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਕ ਕੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओके, कोई एग्जांपल भी दिया हुआ था? ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ओके, नेक्स्ट मार्केट आ गए, तीनों मार्केट बता दो। परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोली कंपटीशन है, ओलिगोपोली ਤੇ ड्यूपोली है।
तीनों तीनों मार्केट बता दो थोड़े थोड़े, क्या तीनों मार्केट के बारे में। परफेक्ट के कोई फीचर मैंने बता दो, ओलिगोपोली मैंने के भी बता परफेक्ट दो। कॉम्बिनेशन लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, इसमें हम फ्री में एंट्री और एग्जिस्ट कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट सेम और होमोजीनियस होते हैं, इसमें हम प्राइस मतलब खुद डिसाइड नहीं कर सकते, ये फिर फर्म या इंडस्ट्री की तरफ से सेट होता है। और इसमें मतलब मतलब प्रोडक्ट उसको कंज्यूमर को प्रोडक्ट की सारी नॉलेज होती है, इसमें बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, और अगली मार्केट। मोनोपोली मतलब एक ही फर्म है जो अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है, और ये मतलब एंटर कर सकती है जल्दी से, बट मतलब एग्जिस्ट कर सकती है बट एंटर नहीं कर सकती। और ये प्राइस खुद डिसाइड करके मतलब लोगों से ज्यादा प्रॉफिट ले लेती है, तो क्योंकि वो मार्केट में। ये प्राइस मेकर होती है ना कि प्राइस टेकर, बिकॉज इनकी मोनोपोली होती है, इनके जैसा प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं करता। तो इसकी एक और हाँ, एफिशिएंसी है, दैट इज यूनिक प्रोडक्ट। मैम और मेकर बनाना होता है, टेकर। टेकर होता है जो प्राइस बना हुआ है, बस उसने वही अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। ठीक है, यानी कि बाकी हाँ सारी जी। फर्म्स भी उसके उसके जैसा सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। बाकी सब जैसे आप टूथपेस्ट कोलगेट देख लो, ठीक है, दोनों के प्राइस क्या होंगे, एक जैसे होंगे ऑलमोस्ट, थोड़े से हाँ ऊपर जी। नीचे होते हैं, है ना। वो हाँ प्राइस जी। मेकर नहीं है, वो प्राइस टेकर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को देख के प्राइस जो है वो डिसाइड करना है, या जो कंज्यूमर ने, जो कॉम्पिटिटर ने प्राइस रखा है वैसा ही रखना होता है। तो वो मेकर नहीं हुए। मेकर कौन होता है? जो कस्टमर को देख के उसको उसका प्रोडक्ट यूनिक है, तो उसको जो दिल में आया उससे मांग ली, वो होते हैं मेकर। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट भी कर जाते हैं। मोनोपोली में डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, हम कस्टमर को देख के अकॉर्डिंग टू प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, किसी से ज्यादा ले लेते हैं, किसी से कम ले लेते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। देन ओलिगोपोली में बताओ। ओलिगोपोली मैम इसमें मतलब मतलब फ्यू सेलर्स होते हैं, क्या सेल करते हैं? और वो मतलब प्रोडक्ट अलग होता है, मतलब डिफरेंशिएट होता है। जैसे सपोज करो, जैसे मतलब कोलगेट की कंपनी अलग होगी, पेप्सोडेंट की कंपनी अलग हो गई, ये ऐसे मतलब प्रोडक्ट से। ये मोनोपोलिस्टिक में आएगा, ओलिगोपोली में नहीं आएगा। फ्यू बोला है, मोनोपोलिस्ट। कोलगेट तो कितने ही सारे हैं अवेलेबल, कोलगेट मार्केट में कितने सारे अवेलेबल हैं, पतंजलि, दंत क्रांति, कितने सारे कोलगेट अवेलेबल। तो फ्यू बायर्स, फ्यू सेलर्स कैसे हुए? ऐसा प्रोडक्ट जिसके सेलर ही फ्यू हैं, ज्यादा सेलर नहीं है उसके, वो होगा ओलिगोपोली का एग्जाम्पल। जैसे जियो हो गया पट क्या हो गया जैसे? जियो। हाँ जी, इट मीन्स फ्यू सेलर्स। ठीक है। फ्यू सेलर्स। जैसे कि हमारे टेलीकॉम वाले हो गए, इनके जो है उनके रेंज जो है फ्यू ही है, कुछ ही है। जैसे आइडिया, वीवो, आइडिया हो गया, और रिलायंस, ये सब ही है, बस जियो, ये सब ही है, उसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है। देन ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन। 14 प्राइसिंग, चैप्टर में भी ये नहीं किया। ओके, प्राइसिंग डिसीजन में यही है कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, प्राइस का डिसीजन कैसे लिया जाता है। कभी कभी प्राइस में कॉस्ट प्लस प्राइस रखा जाता है, कभी सिर्फ कॉस्ट ही रखी जाती है, कभी कॉस्ट प्लस मेकअप प्राइस रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जस्ट मेकअप। कभी ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? जो सिर्फ हम अपने इंटरनल सोर्स को देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैम वैसे आपने, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, फिर तो मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा नहीं, बट बहुत। इसमें इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे कि ट्रांसफर प्राइस, दैट इज इम्पोर्टेंट, ऐसे वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि ट्रांसफर प्राइस क्या है। तो जब एक यूनिट दूसरे यूनिट को प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है, उसके लिए वो जो प्राइस चार्ज करता है वो है ट्रांसफर प्राइस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक है, यूनिट अलग अलग है। सेल्स वाले और प्रोडक्शन वाले दो यूनिट्स हैं। सेल्स वाले ने प्रोडक्शन वाले को कुछ भेजा, क्योंकि सेल्स वाले के पास वो एक्स्ट्रा था, तो वो उसको हम्म। पूरा प्राइस नहीं लगाएगा, जो मार्केट प्राइस है वो नहीं लगाएगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उसको जो प्राइस लगाएगा वो ट्रांसफर प्राइस होगा। ठीक है ठीक मैम, है, और कुछ पूछ लो थोड़ा बहुत।
नहीं, और तो कुछ भी जरूरी नहीं है, बाकी बाकी जितना भी जरूरी था हमने सब पढ़ लिया, आपने सब बता दिया है, सब क्लियर कर है। लूंगी मैम मैं। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। बस कुछ छोड़ के नहीं आना, लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आने। ओके। ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू।